गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है मादा युग्मकोश की संरचना एवं विकास, अध्याय 2 के अंदर हमने आपको इससे पहले का जो टॉपिक था नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन करा दिया है। इसमें आपको प्रश्न ये बनता है परीक्षा में सीधा सीधा, आवर्त बीजी पादपों के पुष्पों के मादा जननांग जायांग में निषेचन पूर्व घटित होने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। इसमें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखिए तो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। आवर्त बीजी पादपों, इन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं बेटा। आवर्त बीजी पादपों के पुष्पों के मादा जननांग क्या होता है, जायांग। मादा जननांग में निषेचन पूर्व घटित होने वाली संरचना, ये हमारा प्रकरण है, टॉपिक है आपका कि आवर्त बीजी पादपों के मादा जननांग, इसे हम क्या बोलते हैं, जायांग में निषेचन पूर्व, मतलब निषेचन से पहले घटित होने वाली या बनने वाली कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। इसमें देखिएगा, पहली है, ये टॉपिक होगा आपका, इसमें आ जाएगा आपको अंडक, कार्पल, CARPEL, कार्पल। इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, सॉरी गुरु बीजाणुपर्ण, इसे क्या बोलते हैं बेटा, गुरु बीजाणुपर्ण। मेगा स्पोरोफिल, क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि यह गुरु बीजाणुपर्ण का ही रूपांतरण होती है, गुरु बीजाणुपर्ण। दूसरा जो संरचना है वो होती है बीजांड। ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल, ये किसका रूपांतर होती है, गुरु बीजाणुधानी। मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी। तीसरी जो संरचना है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, EMBRYOSAC, एम्ब्रियो सेक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, FEMALE फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। और इस मादा युग्मकोद्भिद में या भ्रूणकोश में क्या बनती है, अंड या अंड कोशिका, अंड या अंड कोशिका।
जो बोलते हैं एग ऑब्लिक एग सेल। इसे बोलते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों के मादा जननांग में निषेध पूर्व गठित होने वाली संरचनाएं। तो प्रश्न पूछेगा आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों के मादा जननांग में निषेध पूर्व गठित होने वाली किन्हीं दो संरचनाओं के नाम बताइए, या चार संरचनाओं के नाम बताइए। इनके अंदर हमें किसका विकास करना है? मादा युग्मकोद्भेद। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंडक, अंडक की संरचना। अंडक की संरचना। आवर्तबीजी पादपों में प्रारंभिक अंडक कार्पल की संरचना। टॉपिक है अंडक की संरचना। इसमें देखिए बेटा, आवर्तबीजी पादपों में मादा जननांग को अंडक कहते हैं। अंडक जायंग या स्त्री केसर की इकाई होती है। अंडक जायंग या स्त्री केसर की इकाई होती है। जब जायंग का निर्माण एक या एक से अधिक स्वतंत्र अंडकों से होता है तो उसे वियुक्तांडपी एपोकार्पस जायंग, वियुक्तांडपी जायंग कहते हैं। और जब जायंग का निर्माण एक या एक से अधिक संयुक्त अंडकों के द्वारा होता है तो उसे संयुक्तांडपी जायंग, सिनकार्पस क्या बोलते हैं? सिनकार्पस गायनोसियम, संयुक्तांडपी जायंग कहते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों में मादा जननांग को अंडक कहते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों में मादा जननांग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। अंडक जायंग, इसे हम स्त्री केसर कह सकते हैं। जायंग को स्त्री केसर, जायंग की इकाई होती है। इस तरह से क्या होती है? जायंग की इकाई होती है। अंडक अंडक या जायंग, ये भी कह सकते हैं आप, हम कोई दिक्कत नहीं है। अंडक या जायंग एक फ्लास्क
कैसे होती है? फ्लास्क के नुमा, फ्लास्क देख रहे हैं आपने, फ्लास्क के नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? फ्लास्क नुमा संरचना होती है जो वर्तिका और अंडाशय के रूप में विकसित होती है। अंडक या जायंट एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है जो वर्तिका और अंडाशय के रूप में विकसित होती है। अर्थात 3 भागों की बनी होती है या 3 भागों के रूप में विकसित होती है। इसका डायग्राम फॉलो करेंगे। देखिए देखिए इधर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र कहलाता है। कौन सा वाला? वर्तिकाग्र। इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है वर्तिका स्टाइल कहलाएगी, वर्तिका स्टाइल। और जो ये वाला भाग है अंडाशय, खुला हुआ आ जाएगा अंडाशय, ओवेरी। किससे विकसित होती है? पुष्पासन से। पुष्पासन, थैलेमस। और ये वाला भाग कहलाएगा पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ, पेडिकल। इसमें ध्यान देना, जायंट या स्त्रीकेसर या अंडक के सबसे ऊपरी चौड़े भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कार्य करता है ये वर्तिकाग्र? ध्यान देना, वर्तिकाग्र पराग कणों के अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान करता है। जो कौन सा माध्यम होता है? लिपिड, शर्करा, बेंजीन और बोरॉन का माध्यम होता है। कहां पर पाया जाता है? वर्तिकाग्र पर।
सबसे ऊपरी प्रवृत्ति का होता है, जिससे परागकण अवशोषित करके अंकुरित हो जाते हैं। परागकणों के लिए क्या करता है, ये माध्यम प्रदान करता है। दूसरा भाग है वर्तिका। वर्तिका क्या होती देखिएगा, वर्तिका है एक नलिका रूपी दीर्घित पतला लंबा संरचना जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, वर्तिकाग्र कहलाती है। ध्यान देना, आवर्तबीजी पादपों में पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी बड़ी वर्तिका होगी उतनी ही बड़ी पराग नलिका बनेगी। आवर्तबीजी पादपों में सबसे अधिक लंबी पराग नलिका मक्का पुष्प में पाई जाती है। मक्का पादप में 450 mm लंबी होती है। तो देखिएगा, अब देखो जायलम या स्त्री के शरीर अंडक का निचला आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अनेक कोष्ठ होते हैं जिन्हें गर्भाशय गुहा कहते हैं। गर्भाशय गुहा में केंद्रीय संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, बीजांडासन। इस बीजांडासन से बीजांड जुड़े होते हैं एक ग्रंथिनुमा संरचना के द्वारा। देखिएगा इसमें ये बीजाणु होते हैं। इसको ये होते हैं बीजांड, ओव्यूल, और ये होता है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ न्यूक्लियस नहीं, बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकुलस, और ये होता है प्लेसेंटा, बीजांडासन। ये सेंटा, और ये होते हैं कोष्ठक, अंडाशय कोष्ठक या गर्भाशय गुहा। यदि हम इसका सेक्शन का काट काटें, अनुप्रस्थ काट, ये तो देखिएगा त्रिअंडपी, किसका, त्रिअंडपी जायांग अनुप्रस्थ काट। देखिए
यदि आपने कभी खीरा या ककड़ी काटी होगी तो उसमें इस टाइप स्लाइस देखी होगी आपने। एक कोष्ठक होते हैं, इसे होते हैं गर्भाशयी गुहा और बीजांड, ये बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ और ये बीजांडासन मतलब ओव्यूल फ्यूनिकुलस और ये प्लेसेंटा। ये चित्र है ये प्रारूपिक अंडक या जायांग की संरचना, ये चित्र भी है। त्रिअंडपी, तीन है, कोष्ठ 1 2 3, त्रिअंडपी जायांग की संरचना। तो इसमें पहला भाग डालते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट इसमें अंडक की संरचना। मैंने आपको बताया था कि अंडक पुष्प का मादा जन्नांग होता है जो जायंत की इकाई होती है। अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं क्योंकि यह गुरु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होती है। अब अंडक का निर्माण पुष्पासन से, ध्यान देना, अंडक का निर्माण पुष्पासन से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के रूप में होता है। तो देखिएगा इसमें जो 3 भागों से मिलकर बना होता है अंडक या जायंत, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें देखो पहला है आपको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिकाग्र क्या होता है ये? यह जायंत या अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है जो क्या कार्य करता है? जो पराग क्या करेगा? ये
पराग कणों के अंकुरण हेतु माध्यम प्रदान करता है। अर्थात इस पर लिपिड, शर्करा, बेंजीन और बोरोन आदि का माध्यम पाया जाता है जो पराग कणों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। इसमें आप लिखें यह है अंडक या जायम, इस तरीके से कहते हैं, का सबसे ऊपरी, या ये कह सकते हैं यह अंडक या जायम का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह पराग कणों के अंकुरण के लिए, पराग कणों के अंकुरण के लिए लिपिड, शर्करा, बेंजीन एवं बोरोन, बोरोन क्या होता है? तत्व होता है। बोरोन का माध्यम प्रदान करता है। माध्यम प्रदान करता है। सबसे ऊपरी भाग होता है ये जायंट अंडक का। दूसरा भाग है वर्तिका। दूसरा भाग कौन सा बेटा? अंडक का, जायंट का, वर्तिका स्टाइल। वर्तिका स्टाइल क्या होती है? नलिका रूपी दीर्घित लंबी पतली संरचना जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, वर्तिका कहलाती है। देखो परिभाषा को, नलिका रूपी लंबी पतली संरचना, नलिका रूपी लंबी पतली संरचना जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, अंडाशय से जोड़ती है, वर्तिका कहलाती है। नलिका रूपी लंबी पतली, नलिका रूपी है, लंबी है, पतली है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, वर्तिका कहलाती है। इसमें नेक्स्ट है पराग नलिका। पराग नलिका की लंबाई, पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई
पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। अर्थात जितनी लंबी वर्तिका होगी, जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी पराग नली का बनेगी, उतनी ही लंबी पराग नली का बनेगी। तो सबसे लंबी पराग नली का मक्का पादप में जो फुंदरे होते हैं ना, 450 mm लंबी होती है। आप लीजिए। अब तीसरा जो भाग आता है अंडक का या जायंत का, वो है अंडाशय, जो कि जननक्षम भाग होता है, मुख्य भाग होता है जायंत या अंडक का। तो डालेंगे अंडाशय, तीसरा भाग अंडाशय अंडक का। अंडाशय ओवेरी, जायंत या अंडक के निचले आधारीय मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको तीव्र गति की अभिक्रिया के बारे में बताता हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, तीव्र गति की अभिक्रिया। नंबर 2, मंद गति की अभिक्रिया। अब मैं आपको
तीव्र गति की देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के होने में लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तीव्र गति की अभिक्रिया और मंद गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया से तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के आपस में मिलाते ही तीव्र गति से जो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम तीव्र गति की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को आपस में मिलाने पर अत्यंत तेजी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तीव्र गति की अभिक्रिया यदि इसका उदाहरण लें हम, जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर 10 की घातांक -10 सेकंड के समय में लवण तथा जल बन जाता है। यह एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। यह एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। उदाहरण लेते हैं,
परिभाषा मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी कि तीव्र गति की अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकेंड या इससे भी कम समय लगता हो, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल उदासीन बनते हैं और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकेंड का समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिखते हैं, NaOH प्लस HCl, ये तो प्रबल क्षार है, प्लस ये आपके सामने एक प्रबल अम्ल है। दोनों की अभिक्रिया करवाई, हमारे सामने NaCl प्लस H2, ये उदासीन लवण प्लस जल बन गया है और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकेंड का समय लगता है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकेंड का समय लगा है। ऐसी अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों के गुण नष्ट होकर के उदासीन लवण और जल बनता है। यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अम्लीय लवण प्लस जल बनता है। यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाले लवण की स्थिति क्षारीय लवण प्लस जल होता है। इसी प्रकार यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला लवण उदासीन होता है। अब मैं इसी का आपको एक और उदाहरण देता हूं। देखिए, जैसे यहां उदाहरण दे लेते हैं AgNO3, नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम हो गया? सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक। दोनों को मिलाया, हम दोनों को मिलाते ही क्या देख रहे हैं कि AgCl प्लस HNO3। हम देखेंगे इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिल्वर क्लोराइड बन गया, का श्वेत अवक्षेप प्लस में HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। अत्यधिक शीघ्रता से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ाते हुए
अभिक्रिया है। ये भी 10 की घातांक -10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? 6CO2 प्लस 12 H2 रिएक्शन एरो पर्णहरित तथा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जल बनता है। इसका नाम ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीजन बाहर निकली, जल वाष्पीकरण होकर के उड़ गया है। ये आपके सामने एक प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। इसे पूर्ण होने में 10 की घातांक -12 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड से भी कम समय लगता हो, क्या कहलाती है? तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, उसको मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? अर्ध अर्धायुकाल को संकेत के रूप में T और T/2 भी कहते हैं। टाइम ऑफ अर्ध आयुकाल, यानी अभिकारकों की आदि मात्रा को परिभाषा में लिखेंगे। अभिकारकों की आधी मात्रा को अभिकारकों की आधी मात्रा को अपघटित होने में या उत्पाद के रूप में के रूप में बदलने में लगने वाले समय को अर्ध आयुकाल कहा जाता है। लगने वाले समय को अर्धायुकाल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन का अर्धायुकाल
जैसे कार्बन का, अर्धायु का, इतना होता है। निचला है, निचले आधारीय फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। तो लिखें, लिखें अंडक या जायांग के निचले फूले फूले हुए आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंडक या जायांग के निचले फूले हुए आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। यदि हम अंडाशय के अनुप्रस्थ काट काटें, जैसे एक चित्र में दिखा रहा है आपको त्रिअंडकी जायांग की संरचना, इसमें देखिएगा 3 कोष्ठ है, 1 2 3। तो अंडाशय में एक या अनेक कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें गर्भाशय गुहा कहते हैं। इन कोष्ठों के नाम गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा के केंद्र में, ध्यान देना, तो गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय गुहा के केंद्र में क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। गर्भाशय गुहा के केंद्र में प्लेसेंटा पाया जाता है, इसे बीजांडासन कहते हैं। इस बीजांडासन से एक गोल या अंडाकार संरचना उत्पन्न होती है जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड। ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं? बीजांड। या इसको हम अंडाशय भित्ति भी कह सकते हैं। केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बीजांडासन कहते हैं। इस बीजांडासन से गोल अंडाकार वृंशनुमा संरचना उत्पन्न होती है जिसे बीजांड कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों के पुष्पों में एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं। जैसे गेहूं, धान और कैरोटोपिस आंकड़ा में के पादपों में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, जबकि ऐसे पादप हैं जिनमें एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, उसको अनेक बीजांड होते हैं तरबूज के अंदर, और तरबूज है, पपीता है, इनके अंदर बहुत सारे बीजांड, और आर्किड का पादप है, बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं इनके अंदर। तो आगे देखें हम कि अंडक या जायांग के निचले फूले हुए आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। अगला पॉइंट है, अंडाशय में एक या एक से अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं जिन्हें गर्भाशय गुहा कहते हैं। 1 2 3 ये त्रिअंडकी, इसलिए 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसमें त्रिअंडकी, जिन्हें गर्भाशय गुहा कहते हैं। आगे देखो, इस गर्भाशय गुहा के केंद्र में इस गर्भाशय गुहा के केंद्र में, इस गर्भाशय गुहा के केंद्र में
इस गर्भाशय द्वार के केंद्र में प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा पाया जाता है जिसे बीजांडासन, बीजांड का आसन, बीजांडासन, फ्यूनिकुलस, बीजांडासन, इसे बीजांडासन कहते हैं। इंग्लिश में प्लेसेंटा, जिसे बीजांडासन कहते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, अंडाशय भित्ति। इस बीजांडासन से इस बीजांडासन से गोल अंडाकार एवं वृंतनुमा संरचना विकसित होती है, जिसे बीजांड कहते हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांडासन को अंडाशय भित्ति भी कहते हैं, भाई ध्यान रखना। देख लीजिएगा, इसमें कितने सारे बीजांड हैं। बीजांड भित्ति, बीजांडासन, इससे गोल अंडाकार वृंतनुमा संरचना उत्पन्न होती है, विकसित होती है, इसी का बोलते हैं बीजांड कहते हैं। उसके पादपों में अनेक प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, पढ़ेंगे बारे में। तो आगे देखो, तो ये बीजांड हमें यहीं तक ही लेके आना था। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, बीजांड, बीजांड की संरचना। प्रश्न आ चुका है परीक्षा में आपके, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए 2020 में, 3 नंबर का। इसमें और भी आगे अगर वर्णन करना चाहे तो आप कर सकते हो। ये आवृत बीज पादपों के पुष्पों में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं और केराटोपिस के पादपों में एक बीजांड पाया जाता है, ओनली एक बीजांड, एक बीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, केराटोपिस। इसी प्रकार पपीता, तरबूज, खरबूजा, ऑर्किड्स जो चल रहे हैं इस समय, पपीता, खरबूजा, सब इनमें अनेकों बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड क्या बनता है, बीज विकसित होकर, तो बहुत सारे बीज होते हैं इनमें। ये आपकी अंडक की संरचना हुई। अब कल टॉपिक हम आपको पढ़ेंगे बीजांड की संरचना।